नमस्ते दोस्तों, अरविंदास क्लासेस में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आसान भाषा में पढ़ेंगे। तो इस गहन चर्चा में उतरने से पहले ज़रा इस दृश्य की कल्पना करते हैं। अगर किसी को इंसानी दिमाग शून्य से बनाना हो, मतलब बिल्कुल जीरो से, तो शुरुआत कहाँ से होगी? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। राइट। मतलब क्या हम दिमाग के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ेंगे या फिर सीधे उसके बाहरी व्यवहार पर ध्यान देंगे? तो आज की ये गहन चर्चा किसी एक आम टॉपिक पर नहीं है, बल्कि उन 8 मुख्य ब्लूप्रिंट्स पर है जिन्होंने मनोविज्ञान का इतिहास रच दिया। बिल्कुल। और देखिए, ये वही ब्लूप्रिंट्स हैं जो किसी भी एस्पिरेंट के लिए सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट या केवीएस जैसी परीक्षाओं में 2 से 3 मार्क्स बिल्कुल पक्के करवा सकते हैं। सही कहा आपने। तो चलिए इस डीप डाइव में आगे बढ़ते हैं। जब हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मतलब किसी स्कूल की बिल्डिंग आती है क्या? हाँ, यहाँ जो सबसे पहली क्लैरिटी हमें चाहिए ना, वो इनके डेफिनेशन को लेकर ही है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का मतलब किसी ईंट पत्थर की फिजिकल बिल्डिंग से बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल एक स्कूल ऑफ थॉट, यानी एक विचारधारा है। अच्छा, यानी अलग अलग नजरिए। एग्जैक्टली। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने माइंड और ह्यूमन नेचर को जिस अलग अलग नजरिए से देखा, वही उनका स्कूल ऑफ थॉट बन गया। इस पूरी गहन चर्चा का जो कोर क्वेश्चन रहेगा, जिस पर सब कुछ निर्भर करता है, वो यही है कि कौन सा संप्रदाय किस विचारधारा का समर्थन करता है। राइट। क्या मुख्य फोकस माइंड पर है, बिहेवियर पर है, होल पर है, या फिर कंस्ट्रक्शन पर है? ये समझना जरूरी है। हाँ, देखिए एक बात तो तय है कि मनोविज्ञान का ये आधुनिक स्वरूप जो आज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी में पढ़ाया जाता है, वो एक दिन में तो नहीं बना होगा। बिल्कुल नहीं, इसको सालों लग गए। वही तो। इस एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के विकास क्रम की कहानी एक सीक्वेंस में आगे बढ़ी होगी। पर मैं सोच रही थी, क्या ये सभी विचारधाराएं शांति से एक के बाद एक आईं या इनके बीच कोई लड़ाई थी? शांति से तो बिल्कुल नहीं। ये एक दूसरे के खिलाफ विरोध यानी रिबेलियन के रूप में आई। हर नया स्कूल पिछले वाले की कमियों को दूर करने के लिए बना। इसने इतिहास में एक लंबा क्रम तय किया। तो इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है जो एग्जाम्स के लिए याद रखना जरूरी है? हाँ, इसका एक तय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कालाक्रमिक विकास है, जिसमें 8 मुख्य चरण आते हैं। सीक्वेंस कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म, उसके विरोध में फंक्शनलिज्म, फिर साइकोएनालिसिस, बिहेवियरिज्म, जेस्टॉल्ट, कॉग्निटिविज्म, ह्यूमनिज्म और आखिर में कंस्ट्रक्टिविज्म। ओ बाप रे! परीक्षा के दबाव में इन 8 के नाम क्रम से याद रखना किसी के लिए भी बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। हाँ, सच में 8 नाम और उनका कालाक्रमिक विकास सुनते ही किसी का भी दिमाग चकराने लगेगा। लेकिन यहाँ सॉसेस में एक बड़ी मजेदार ट्रिक दी गई है। एक देसी निमोनिक है, एक मेमोरी हैक। अच्छा, वो क्या है? हालांकि ये थोड़ा यूपी या एमपी के स्टीरियोटिपिकल घरेलू एग्जाम्पल से जुड़ा है और शायद थोड़ा क्लीशे भी लगे, पर सच कहूं तो ये एग्जाम के टाइम पर दिमाग में बिल्कुल छप जाता है। सीक्वेंस का कोड है SSFPBGCHC। SSFPBGCHC। इसे याद कैसे करेंगे? इसे एक फिल्मी हुक से याद रख सकते हैं। सुनिए सुनिए, ससुराल से फूफा पधारे, बोले गोलू को CH के खिलाओ। वाह! यानी देखिए, स से ससुराल यानी स्ट्रक्चरलिज्म, स से फूफा यानी फंक्शनलिज्म, पधारे से साइको एनालिसिस, बोले से बिहेवियरिज्म, गोलू यानी गेस्टॉल्ट, को से कॉग्निटिविज्म, ह से हलवा यानी ह्यूमनिज्म और खिलाओ मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म। देखिए, ये मेमोरी ट्रिक चाहे कितनी भी सिली क्यों ना लगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी में इस तरह का चाइल्ड लॉजिक और देसी कनेक्शन एग्जाम के दबाव में बहुत काम आता है। ये मेंटल मैप यानी मानसिक मानचित्र बनाने में सच में मदद करता है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। रोट लर्निंग की जगह जब नए तथ्यों को पहले से मौजूद किसी ऐसी स्टोरी से जोड़ दिया जाए, तो रिकॉल करना बहुत आसान हो जाता है। ये बिल्कुल कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक बेहतरीन प्रयोग है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस ससुराल वाले सबसे पहले संप्रदाय से। बिल्कुल। तो इस पहले संप्रदाय स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद की कहानी कहाँ से शुरू होती है
और इसमें ऐसी क्या भयानक कमी थी कि फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद को इसके ठीक खिलाफ बगावत करनी पड़ी? तो इस लड़ाई की शुरुआत होती है विल्हेम वुंड से। इन्हें स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद का जनक माना जाता है। इनका मेन आर्ग्यूमेंट था कि ह्यूमन माइंड को समझने के लिए मेंटल प्रोसेसेस को छोटे टुकड़ों में यानी स्मॉल चंक्स में तोड़ना जरूरी है। टुकड़ों में? पर कैसे? उन्होंने एक विधि दी, इसे इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण विधि कहा जाता है। वुंट अपने सब्जेक्ट से कहते थे कि जब उन्हें कोई आवाज सुनाई दे या कोई रंग दिखे तो वो अपने अंदर झांककर अपनी भावनाओं और सेंसेशंस का खुद निरीक्षण करें। अच्छा। ये साइकोलॉजी के इतिहास में सबसे पुरानी और सब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी सब्जेक्टिव विधि है। रुकिए, अगर कोई इंसान अपने ही माइंड को खुद एनालाइज करेगा तो वो तो बायस हो जाएगा ना। हर इंसान का अनुभव अलग होता है। और अगर मैं एक एनालॉजी दूं, अगर हम एक बने बनाए घर को सिर्फ ईंटों, सीमेंट, पर्दों और लकड़ियों में तोड़कर देखें, मतलब एक एक ईंट का अकेले निरीक्षण करें, तो क्या उस घर का असली मकसद नहीं पीछे छूट जाएगा? ये बहुत ही बड़ी एनालॉजी है ना? घर में रहना कैसा लगता है, उसकी उपयोगिता क्या है, ये सब तो उन ईंटों के टुकड़ों में कहीं दिखेगा ही नहीं। बिल्कुल, उस एनालॉजी ने ठीक वही मुद्दा उठाया है जो उस वक्त वुंट के आलोचकों ने उठाया था। वुंट सिर्फ इस बात पर अटके थे कि माइंड किस चीज से बना है, जिस कारण उनकी ये आत्मनिरीक्षण विधि साइंटिफिक नहीं रह गई। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। और इसी खामी को पकड़ते हुए स्ट्रक्चरलिज्म के ठीक खिलाफ जन्म हुआ फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद का। इसके जनक थे विलियम जेम्स, जिन्होंने 1890 में एक लैंडमार्क किताब लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ओके, तो जेम्स का क्या मानना था? जेम्स ने आर्ग्यू किया कि माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि माइंड काम कैसे और क्यों करता है। सर्वाइवल के लिए, एनवायरनमेंट के अनुकूल बनने के लिए माइंड के फंक्शंस का रोल क्या है। राइट। और अब जानते हैं, एग्जामिनर्स को इन हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पर सवाल बनाना बड़ा पसंद आता है। अक्सर पेपर्स में एक ट्रिकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ होता है। संरचनावाद के खिलाफ आने वाला मुख्य संप्रदाय कौन सा था? हाँ, ये सवाल बहुत बार आता है। वहाँ एस्पिरेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर अगर ये कहानी याद रहे तो आंसर क्लियरली प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म होगा। तो ये क्लियर है कि शुरुआत कॉन्शियस माइंड के स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन की लड़ाई से हुई थी। लेकिन अभी तक तो हम सिर्फ सचेत मन की बात कर रहे हैं। असली गहराई का क्या? सचेत मन की इस सतह से आगे बढ़ने का काम किया था सिगमंड फ्रॉइड ने। उन्होंने साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की, जिसे डेप्थ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। फ्रॉइड का नाम तो सबने सुना होता है। हाँ, फ्रॉइड का पूरा जोर इस बात पर था कि जो कॉन्शियस माइंड में चल रहा है वो सिर्फ एक पर्दा है। इंसान के असली मोटिवेटर्स माइंड की उन गहराइयों में छिपे हैं जहां हम खुद भी नहीं देख पाते। ये ह्यूमन डेवलपमेंट के सोशल इमोशनल डोमेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जहां बचपन के अनुभव सीधे एडल्टहुड पर असर डालते हैं। सही बात है। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही विविड आइसबर्ग मेटाफोर यानी बर्फ के पहाड़ की एनालॉजी दी गई है इसको समझाने के लिए। अगर कोई बर्फ का पहाड़ समुंदर में तैर रहा हो तो जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है वो बहुत ही छोटा होता है, वो हमारा कॉन्शियस यानी चेतन मन है। बिल्कुल। लेकिन पानी के नीचे जो विशाल और अंधेरा हिस्सा है, जो समुंदर की लहरों के नीचे छिपा है, वो हमारा अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन है। पर यहाँ मेरा एक सवाल है, अगर ये हिस्सा पूरी तरह छिपा हुआ है, दबे हुए डर और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से भरा है, तो इसे साइंस में बाहर निकालकर स्टडी कैसे किया जा सकता है? यही तो फ्रॉइड का सबसे बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन था। अनकॉन्शियस माइंड को सामने लाने के लिए उन्होंने टेक्निक बनाई, जिसे हम कहते हैं फ्री एसोसिएशन यानी स्वतंत्र साहचर्य विधि। ये कैसे काम करती है? इस टेक्निक में पेशेंट को एक काउच पर लिटाकर उसे बिना किसी रोक टोक के, बिना जज किए बोलने को कहा जाता था। जब इंसान बिना फिल्टर के लगातार बोलता है तो उसके दबे हुए अनुभव यानी रिप्रेस्ड एक्सपीरियंसेस स्लिप ऑफ टंग या सपनों के जरिए बाहर निकलने लगते हैं। इसलिए इस संप्रदाय का कॉन्सेप्ट है कि यही बन गया, मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस यानी अचेतन को चेतन बनाना। ओह वाओ, साइकोलॉजिकल थेरेपी के रूप में तो ये सुनने में बहुत ही रेवोल्यूशनरी लगता है, विशेषकर इस दौर के हिसाब से। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कोई इंसान काउच पर लेटकर क्या बोल रहा है, उसको ऑब्जेक्टिवली मेजर कैसे किया जाएगा? अगर साइंस प्रूफ मांगती है तो इन बातों का प्रूफ कैसे मिलेगा? यही वो नुक्स था जिसने एक नए विरोध को जन्म दिया। देखिए, साइंस उन्हीं चीजों पर भरोसा करती है जिन्हें देखा और नापा जा सके। फ्रॉइड की थियरीज में
ऑब्जर्वेबल एक्सटर्नल बिहेवियर यानी सख्त रूप से देखे जा सकने वाले भारी व्यवहार को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था। अच्छा, मतलब उन्होंने बाहरी बिहेवियर को भुला ही दिया। हाँ, उन्होंने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को इतना बड़ा बना दिया कि इंसान का रियल टाइम एक्शन कहीं गुम हो गया, और यहीं से बगावत का एक बिल्कुल नया और कट्टर दौर शुरू हुआ। को देखे जो इन आंखों से मापा जा सके। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस रिबेलियस अप्रोच को ही बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद कहा जाता है। इनका सीधा और साफ नारा था, जो दिखता है वही बिकता है। हाँ, वही बिकता है। इनके जनक J.B. वॉटसन थे। उनके अलावा इस फील्ड में B.F. स्किनर आए, जिन्हें रैडिकल बिहेवियरिस्ट कहा जाता है, और थॉर्नडाइक आए, जिन्होंने S.R. बॉन्ड का सिद्धांत दिया। व्यवहारवाद ने इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को पूरी तरह से नकार दिया था। पूरी तरह से। हाँ, उनका दावा था कि थॉट्स और इमोशंस को मापना नामुमकिन है। इनका फोकस सिर्फ इस बात पर था कि किसी स्टिमुलस यानी उद्दीपक के आने पर इंसान क्या रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया देता है। इसे ही SR लूप कहा जाता है। रुकिए, लेट मी प्रोसेस दिस। अगर सब कुछ बाहरी एनवायरनमेंट और इस SR लूप से तय होता है, तो क्या बिहेवियरिस्ट्स ये मानते थे कि जेनेटिक्स, बचपन की शुरुआती फितरत या नेचुरल टैलेंट का कोई वजूद ही नहीं है? क्या हम इंसान पैदाइश से सिर्फ खाली डिब्बे हैं? वॉटसन और उनके फॉलोअर्स का वादा ही यही था कि जेनेटिक्स का रोल नेग्लिजिबल है। उन्होंने 17वीं शताब्दी के एक फिलोसोफर जॉन लॉक के सिद्धांत को अपना कोर फाउंडेशन बनाया, टेबुला रासा। टेबुलर रासा, इसका मतलब खोरी तख्ती होता है ना? या खोरी तख्ती या ब्लैंक स्लेट। व्यवहारवादियों का पक्का दावा था कि हर बच्चा जन्म के वक्त एक खोरी तख्ती होता है। अगर एनवायरनमेंट और SR लूप को ठीक से कंट्रोल किया जाए तो उस बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, चोर या कलाकार कुछ भी बनाया जा सकता है। जो टीचिंग एग्जाम्स में लगातार घूम फिर कर आते हैं। एक स्ट्रेट PYQ में सीधा पूछा गया था, बच्चे का दिमाग टैबुला रासा है, ये किसने कहा? जिसका सीधा जवाब जॉन लॉक है। बिल्कुल। और अगर इसका क्लासरूम मैपिंग देखें तो आज भी जब एक टीचर बच्चे को होमवर्क पूरा करने पर स्टार चार्ट पर स्टार लगाती है या रिवॉर्ड देती है, तो वो दरअसल इसी बिहेवियर मॉडिफिकेशन यानी व्यवहार संशोधन का इस्तेमाल कर रही होती है। उद्दीपक दिया और अनुक्रिया मिली। सही कहा, पर बिहेवियरिज्म की भी एक सीमा थी। उन्होंने व्यवहार को इतने छोटे छोटे स्टिमुलस रिस्पॉन्स लिंक्स में तोड़ दिया कि इंसान की इंसानियत ही गायब हो गई। वो फिजिकल बिहेवियर को इतना तोड़ने लगे कि परसेप्शन का एलिमेंट ही खत्म हो गया। क्या सच में ह्यूमन एक्सपीरियंस सिर्फ छोटे छोटे उद्दीपकों की एक मशीनी अनुक्रिया है, या हम दुनिया को पूरे आकार में देखते हैं? यही सवाल गेस्टाल्ट साइकोलॉजी यानी गेस्टाल्टवाद के जनक मैक्स वर्थहाइमर ने उठाया। इनके साथ कोहलर और कोफका भी आए, और इनका मुख्य सिद्धांत था समग्रता का सिद्धांत। वही जैसा हमने कार एनालॉजी की बात की थी शुरू में, एक कार अपने इंजन, पहिए और साइड मिरर से बनती है। अगर कोई साइड मिरर निकाल दे तो क्या वो कार रहना बंद हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार सिर्फ पुर्जों का ढेर नहीं है, वो तब भी एक कंप्लीट यूनिट, एक पूर्ण गाड़ी रहती है। हिस्से यानी पार्ट्स जरूरी है, पर अर्थ सिर्फ पूर्ण यानी ऑर्गेनाइज्ड होल से ही निकलता है। इंसान का दिमाग टुकड़ों में नहीं देखता। उस एनालॉजी को अगर गेस्टाल्टवाद के एक कोर रूल के रूप में रखा जाए तो हर एस्पिरेंट को ये लाइन याद होनी चाहिए, द होल इज ग्रेटर और डिफरेंट देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी पूर्ण अपने हिस्सों के योग से बड़ा या अलग होता है। गेस्टाल्टवादी मानते थे कि इंसानी दिमाग डॉट्स को कनेक्ट करके एक बिग पिक्चर बनाता है। अच्छा। और इसी संदर्भ में एग्जाम में एग्जामिनर एक बहुत क्लासिक ट्रिक खेलते हैं। वो एक ऑब्जेक्टिव PYQ में पूछते हैं, इनमें से ऑड वन आउट को पहचानें। मैस्लो, वर्थहाइमर, कोहलर, कॉफका। ओह। वहां कैंडिडेट्स अक्सर फंस जाते हैं क्योंकि सारे नाम फॉरेन और थ्योरेटिकल लगते हैं। लेकिन अगर किसी को कहानी याद हो तो ऑड वन आउट क्लियर मैस्लो होगा, क्योंकि वर्थहाइमर, कोहलर और कॉफका तो गेस्टाल्टवादी हैं जो परसेप्शन और बिग पिक्चर की बात कर रहे हैं। सही जवाब। जबकि मैस्लो, जैसा कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, एक बिल्कुल ही अलग और इंसानियत से भरे स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। हाँ, ठीक दिशा पकड़िए। तो अब कहानी को उन दो आखिरी मुख्य संप्रदायों की तरफ ले चलते हैं जिन्होंने बिहेवियरिज्म की रोबोटिक व्यू और साइको एनालिसिस की अंधेरी सोच दोनों के खिलाफ आवाज उठाई। ये थे कॉग्निटिविज्म यानी संज्ञानवाद और ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद। तो पहले कॉग्निटिविज्म के बारे में बात करते हैं। हाँ, कॉग्निटिविज्म सीधे तौर पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा है। इनका पूरा फोकस थिंकिंग प्रोसेसेस यानी विचार प्रक्रिया पर था।
इनका मानना था कि इंसान के अंदर चलने वाले इंटरनल थॉट्स ही उसके व्यवहार को संचालित करते हैं। एक आसान सा उदाहरण लीजिए। अगर सुरभि एक सिचुएशन में दूसरों से अलग व्यवहार करती है तो इसलिए क्योंकि सिचुएशन एक होने पर भी उसकी इंटरनल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अलग है। यानी इंसान एक एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसर है, एक सोचने वाली इकाई। पर अगर हम सिर्फ डेटा प्रोसेस कर रहे हैं तो क्या हम कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर से ज़्यादा और कुछ नहीं है? इंसान की खुशी, उसका दुख और खुद के फैसले लेने की आज़ादी यानी फ्री विल का क्या होगा? क्या अब साइकोलॉजी में जज्बातों की कोई जगह नहीं है? उसी खाली जगह को भरने के लिए अब्राहम मास्लो ने एंट्री ली और ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद का जनक उन्हें कहा गया। मास्लो ने जोर देकर कहा कि इंसान न तो एनवायरनमेंट का मात्र गुलाम है और न ही अपने इंटरनल थॉट्स का एक रोबोटिक प्रोसेसर। इंसान के पास फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा है। फ्री विल, ये तो बहुत एम्पावरिंग कॉन्सेप्ट है ना? मानवतावाद का मुख्य ध्यान पर्सनल ग्रोथ यानी व्यक्तिगत विकास पर था। इनका कोर आइडिया ये था कि व्यवहार सिर्फ पिछले अनुभवों का नतीजा नहीं है, बल्कि ये अपनी खुशी चुनने का एक कॉन्शियस और सचेत डिसीजन। इंसान हमेशा अपने बेहतरीन रूप को पाने की कोशिश करता है। तो अब जब इन 8 मुख्य ब्लूप्रिंट का कोर फिलॉसफी समझ आ गया है, तो इसे किसी भी एग्जाम के नज़रिए से एक ही जगह सिंथेसाइज करने का समय आ गया है। यहाँ बस लिस्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं इसको थोड़ा चैलेंज करूं, मान लीजिए वुंट, फ्रॉयड, स्किनर और मैस्लो को किसी एक बच्चे को ग्राउंड में खेलते हुए ऑब्जर्व करने बोला जाए, तो द मास्टर टेबल वहाँ कैसे अप्लाई होगी? वाह, ये सिंथेसाइज का एक शानदार और प्रैक्टिकल तरीका है। चलिए एक एक करके इस मास्टर टेबल को उस प्लेग्राउंड पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले वुंट यानी स्ट्रक्चरलिज्म। वो क्या देखेंगे? वो बच्चे के खेलने के बाहरी एक्शन को नहीं देखेंगे। वो बच्चे से पूछेंगे कि खेलते वक्त उसके दिमाग के इंटरनल सेंसेशंस यानी माइंड चंक्स क्या हैं। इसके लिए उनकी विधि होगी इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण। अच्छा, और विलियम जेम्स? विलियम जेम्स यानी फंक्शनलिज्म। वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये खेल बच्चे को उसके एनवायरनमेंट में अडैप्ट होने में कैसे मदद कर रहा है, यानी हाउ एंड व्हाई इट फंक्शंस। फिर आते हैं फ्रॉयड। तीसरा, फ्रॉयड का साइको एनालिसिस। वो इस खेल में बच्चे के छुपे हुए हिडन माइंड और अनकॉन्शियस फियर्स को ढूंढेंगे। देखेंगे कि फ्री एसोसिएशन के बिना कौन से दबे हुए इमोशंस यहाँ बाहर आ रहे हैं। और बिहेवियरिस्ट्स, वॉटसन और स्किनर? चौथे, वॉटसन और स्किनर यानी बिहेवियरिज्म। उन्हें सिर्फ ओवर्ट एक्शन से मतलब होगा। बच्चे ने एक शॉट मारा और बदले में दोस्तों ने ताली बजाई, यानी SR बॉन्ड। बस ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ही नोट होगा। एक ही सिचुएशन में 4 अलग-अलग दुनिया, और इसके बाद बचे हुए 4 स्कूल्स कौन से नए एंगल्स निकालेंगे? लाकर एक द बिग पिक्चर यानी ऑर्गेनाइज्ड होल में कैसे रिएक्ट कर रहा है। सही है। छठे हैं ब्रूनर और मिलर कॉग्निटिविज्म से। वो फोकस करेंगे उसकी मेंटल प्रोसेस पर, बच्चे की स्ट्रैटेजी, थिंकिंग पैटर्न और गेम में लेने वाले लॉजिकल डिसीजंस पर। और मैस्लो? सातवें मैस्लो ह्यूमनिज्म। वो ये देखेंगे कि बच्चा खेलकर खुश है या नहीं, क्या वो अपनी फ्री विल और पर्सनल चॉइस का इस्तेमाल कर पा रहा है। और आखिरी है कंस्ट्रक्टिविज्म से पियाजे और वाइगॉत्स्की, जिनका एग्जाम कीवर्ड अक्सर आता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर यानी वैज्ञानिक अन्वेषक, राइट? बिल्कुल राइट। वो देखेंगे कि बच्चा खेल खेल में खुद का ज्ञान कैसे निर्मित कर रहा है, यानी एक्टिव लर्निंग कैसे कर रहा है। एक बच्चे के खेल में 8 अलग-अलग नजरिए, ये बिल्कुल वही आहा मोमेंट है जो सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दे। तो चलिए अब वक्त है टेट महा रिविजन एक्सप्रेस को लॉन्च करने का। एग्जाम से ठीक पहले क्विक रिवीजन के लिए एक सॉलिड चीट शीट जिसे सीधा बुलेट पॉइंट्स की तरह माइंड में रिकॉल किया जा सके। यहाँ टॉप 5 अल्टीमेट फैक्ट्स ड्रॉप होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लीजिए टॉप 5 एब्सोल्यूट मस्ट नो फैक्ट्स। फैक्ट 1, जब भी वुंट का नाम आए उसको स्ट्रक्चरलिज्म से मैच करें और याद रहे आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन साइकोलॉजी की सबसे पुरानी विधि है। गॉट इट। फैक्ट 2। फैक्ट 2, अगर किसी क्वेश्चन में फ्री एसोसिएशन यानी स्वतंत्र साहचर्य विधि पूछी जाए, बिना डाउट टिक कीजिए साइको एनालिसिस पर, और इसके जनक हैं फ्रॉयड। फैक्ट 3। फैक्ट 3, जहां भी ह्यूमन चॉइस या फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा का जिक्र हो, द आंसर इज ह्यूमनिज्म, जिसके प्रोपाउंडर मैस्लो हैं, डाइक को माना जाता है। ब्रिलियंट। और इन सभी चरणों को दिमाग में परमानेंट करने के लिए एक आखिरी बार वो क्वर्की निमोनिक वापस रिकॉल करते हैं, SSFPBGCHC। चाहे ये सुनने में थोड़ा क्लीशे लगे, पर एग्जाम प्रेशर में यही मैप काम आएगा। S ससुराल से, F फूफा पधारे,
बोले जी गोलू को CHC खिलाओ, यानी स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट, कॉग्निटिविज्म, ह्यूमनिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। इनका क्रम और इनकी कहानियां अब पूरी तरह क्लियर है। बिल्कुल। देखिए, इस डीप डाइव का मकसद सिर्फ MCQ सॉल्व करना या लिस्ट याद करना नहीं था। एक एक्सपर्ट CDP मेंटर होने के नाते मेरा ये मानना है कि जब फ्यूचर एजुकेटर्स असल क्लासरूम में पढ़ाने जाएंगे तो इन अलग-अलग विचारधाराओं का मिला-जुलाकर प्रयोग बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को जमीन पर उतारने के लिए करना होगा। राइट, क्लासरूम में तो सबका बैलेंस चाहिए। हाँ, एक बेहतरीन टीचर जानता है कि कब बच्चे की इंटरनल थिंकिंग यानी कॉग्निटिविज्म पर ध्यान देना है, कब बिग पिक्चर यानी गेस्टॉल सिखाना है और कब उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नता का आदर करते हुए आजाद इच्छा यानी ह्यूमनिज्म को आगे बढ़ाना है। इसी प्रोफाउंड समझ पर एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ते हैं जिसे बाहर लोग खुद सोचने के लिए इस्तेमाल कर सकें। जरा सोचिए, यदि कोई आधुनिक टीचर बिहेवियर मॉडिफिकेशन के तहत बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए स्टार्स और रिवॉर्ड देता है, लेकिन ठीक उसी समय वो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा को मानते हुए उन्हें अपने असाइनमेंट्स चुनने की स्वतंत्र छूट यानी फ्री विल भी देता है, तो क्या बिहेवियरिज्म और ह्यूमनिज्म जैसे दो बिल्कुल विपरीत दिशाओं वाले संप्रदाय आज की मॉडर्न क्लासरूम में एक ही वक्त पर सफलतापूर्वक मिलकर काम कर सकते हैं? इस बारे में विचार जरूर करें। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद।